हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो चलो, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी उसमें एक नया वीडियो और आ गया और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स या अराइल हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानो कि हेलो अरेन्स होती क्या है। ठीक है, देखो C6H5X इसको हम कहते हैं हेलो अरेन्स, ठीक, या अराइल हैलाइड। तो देखो ये जो X है ये हाइड्रोजन है, इसको हम हैलाइड कहते हैं। और ये जो C6H5 है ये एक्चुअली फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, ये है तो फिनाइल ग्रुप लेकिन इसको हम अराइल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो चाहे फिनाइल का हो चाहे एराइल का हो, एराइल बोले तो एरोमेटिक। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं एराइल हैलाइड। ठीक, ध्यान रखना कि अराइल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग से C6H5 है ना, तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया तभी ये तुम्हारा अराइल हैलाइड कहलाएगा या हेलो अरीन कहलाएगा। अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो बेटा ये हेलो एल्केन में आएगा। ठीक है, एल्काइल हैलाइड जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये ध्यान रखना कि बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तभी ये हेलो अरीन कहलाएगा, अदरवाइज ये हेलो अरीन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये हेलो अरीन नहीं है, ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, और ये हेलो अरीन है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है और इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन में अपना जो पहला मेथड है वो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं अपना पहला मेथड क्या है। देखो, प्रिपरेशन में अपना जो पहला मेथड है वो है बाई हाइड्रोकार्बन, बाई हाइड्रोकार्बन। तो जाहिर सी बात है कि हमको बेंजीन के साथ कोई हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, बेंजीन। हाइड्रोकार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन जोड़ना है ना यार, तो हाइड्रोजनेशन ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब देखो बाई हाइड्रोकार्बन जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे अल्काइल अराइल हैलाइड को, वो कैसे करेंगे सुनो। ये हमारा कोई एक बेंजीन रिंग है, इसमें हमने कोई एक हाइड्रोजन ले लिया X2। अब ये Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है और F2 भी हो सकता है। ठीक, फ्लोरिनेशन हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई भी हाइड्रोजनेशन ये हो सकता है, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है। अब इसके साथ हमने यहां पे लगा दिया लुइस एसिड। लुइस एसिड होगा क्या, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा और एक H निकलेगा यहां से, और जो बनाएगा वो बनाएगा HX। ठीक है, क्या बन गया ये, हेलो एरीन, हेलो अरीन या अराइल हैलाइड। ठीक, हुआ क्या, यहां से एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा, सॉरी एक इलेक्ट्रोफाइल ने, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल ने यहां से अटैक मारा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकल गया। कैसे, देखो यहां पे जो हाइड्रोजन होगा, मान लिया यहां पे Cl2 है, Cl और Cl। ठीक, ये जो X2 है वो मान लिया Cl2 है, तो एक Cl माइनस की तरीके से हटेगा और एक Cl प्लस की तरीके से हटेगा। ये जो Cl प्लस है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक मारेगा और यहाँ से एक H प्लस निकल जाएगा, वो H प्लस इस Cl के साथ, Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे HCl बना देगा। तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक मारा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसलिए ये जो रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है ये क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है भाई, न्यूक्लियस का लवर, इलेक्ट्रॉन लवर है ना भाई, इलेक्ट्रॉन लवर है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसीलिए तो कहलाता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लवर है। तो E प्लस पॉजिटिव चार्ज ही तो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो मोटा मोटी मैंने बता दिया कि हेलो अरीन या अराइल हैलाइड कैसे बनेगा। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये लुइस एसिड क्यों यूज करते हैं हम लोग। ठीक, तो इसकी मैकेनिज्म पढ़ने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि लुइस एसिड क्यों इस्तेमाल करते हैं, लुइस एसिड क्या रोल प्ले करता है। सुनो, देखो
देखो बेटा, जो लुईस एसिड होता है ना, लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लुईस एसिड। अब एक बात बताओ, लुईस साहब ने एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया था? अभी तक तो हम लोग ये जानते थे कि जो भी H+ दे वो एसिड है, जो OH- दे वो बेस है। लेकिन लुईस साहब ने ये कहा था कि वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके वो लुईस एसिड है, और वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके वो लुईस बेस है। तो लुईस एसिड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, दैट मींस कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखो लुईस एसिड में या तो आपको FeCl3 मिलेगा, या FeBr3 मिलेगा, या FeCl2 मिलेगा, या FeBr2 मिलेगा, या एनहाइड्रस AlCl3 मिलेगा, या AlCl2 मिलेगा, या BF3 मिलेगा। ये सब के सब क्या हैं? सब के सब लुईस एसिड है, सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले कंपाउंड्स हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको मिलेगा FeCl3 और FeBr3, सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक, बहरहाल इनमें से जो भी मिल जाए वो आप समझ लेना कि लुईस एसिड है। लुईस एसिड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। ठीक, सबसे पहले होना क्या है ये एक बार फिर से लिख लें। एक बेंजीन की रिंग है हमारे पास, इस बेंजीन की रिंग में मान लो हमने Cl2 क्लोरीनेशन ही कराया, Cl2 को हमने इसके साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक, बनेगा क्या? बनेगा हमारे पास HCl, इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरो बेंजीन या अराइल क्लोराइड। ठीक है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है? देखो सबसे पहले Cl ये है। अब ये जो FeCl3 है ये क्या है? लुईस एसिड है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो इसने क्या किया? इसने FeCl3 ने इस Cl बॉन्ड से Cl- को खींच लिया अपनी तरफ, तोड़ के अपनी तरफ खींच लिया। बना क्या दिया इसने? FeCl4-। बचा क्या हमारे पास? Cl+। ये एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। ठीक है, पहले स्टेप पे क्या हो गया? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये स्टेप नंबर 1 था, और यहां पे हुआ क्या? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया। ये देखो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ठीक है, अब सुनो, अब बेंजीन रिंग में हमारे पास पाई बॉन्ड है। अब इतना तो पता ही हो गया है कि जहां भी पाई बॉन्ड दिखेगा वो वीक बॉन्ड होता है, टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। अब यहां पे जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज आया, इस Cl+ ने इस पे अटैक मारा, यहां पे Cl+ आ गया और इसने यहां पे अटैक मार दिया। बना क्या? +Cl। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये है कि यार जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बेंजीन अपने आप में स्टेबल है, एरोमेटिक कंपाउंड अपने आप में ही स्टेबल होते हैं। तो अगर ये बेंजीन रिंग स्टेबल है तो इसने Cl+ को अपने ऊपर अटैक क्यों करने दिया? ये बनाने ही क्यों दिया ये? ठीक है, तो सुनो देखो, ये जो प्लस चार्ज है ना बेटा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा इस रिंग में, बेंजीन की रिंग में रेजोनेंस हो जाएगा, और इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे रीजन क्या होगा? यहां पे होगा रेजोनेंस। ठीक, और रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो देखो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, रेजोनेंस का नाम तो आता है ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ टूटेगा, एक बार प्लस यहाँ आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ टूटेगा, एक बार प्लस यहाँ आएगा, इस तरीके से रेजोनेंस हो जाएगा। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एक बार डेल्टा प्लस चार्ज यहाँ, डेल्टा प्लस चार्ज यहाँ, डेल्टा प्लस चार्ज यहाँ, और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। ये क्या बना? ये तुम्हारा हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स बना, हाइब्रिड बना, ये रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, ये बन गया। अब सुनो, इसमें से ये रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब जहां जहां पाई बॉन्ड घूमेगा, जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, चाहे ऑर्थो पे, चाहे पैरा पे, फिर चाहे ऑर्थो पे, तो वो पूरा स्ट्रक्चर दिखाने के लिए एक ही स्ट्रक्चर में अगर हम दिखाते हैं तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, अब सुनो, ये जो कंपाउंड हमारा बना, इनमें से कोई एक कंपाउंड ये होगा। अब ये जो हमारा बना Cl+, तो यहां पे जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो कार्बन परेशान हो गया। ठीक, अब यहां पे एक हाइड्रोजन भी तो लगा होगा ना यार। देखो
जो बेंजीन होता है वो C6H6 होता है, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। तो अब देखो यहां से ये H अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के भागेगा H प्लस की तरीके से, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन देके गया, ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या कर देगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना देगा। मतलब अगले स्टेप पे होगा क्या, एक H प्लस निकलेगा और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये और यहाँ पे Cl बन जाएगा। अब ये जो H प्लस निकला बेटा, ये H प्लस इस FeCl4 के साथ यहाँ पे क्या है, Cl माइनस ही तो है भाई। FeCl3 क्या है, लुईस एसिड है, ये बिहेव करेगा एज अ कैटलिस्ट। तो इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ Cl माइनस, इस Cl माइनस के साथ ये H प्लस अटैक करेगा तो क्या ये HCl बना देगा और साथ में निकल जाएगा FeCl3। कैटलिस्ट था, जैसे यूज किया, जैसे हमने यूज किया वैसे ही ये फाइनली निकल गया। कैटलिस्ट का क्या होता है, रिएक्शन में कंजम्पशन नहीं होता, एज इट इज वो जैसे यूज होता है वैसे ही फाइनली प्रोडक्ट पे भी बाहर निकल जाता है, रिएक्शन में उसका कहीं भी कोई भी कंजम्पशन नहीं होता। तो FeCl3 क्या है, एज अ कैटलिस्ट ये यूज हुआ और इसने इस रिएक्शन को अगर करा दिया और यहाँ पे देखो फाइनली हमारा ये क्या बन गया, अराइल हालाइड, ठीक। तो ये इसकी पूरी कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म थी, इसको आप नोट कर लो। तो अभी इस मैकेनिज्म में मैंने तुम्हें क्या पढ़ा दिया, क्लोरीनेशन पढ़ाया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब ब्रोमिनेशन कैसे होगा, आयोडीनेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। फ्लोरीनेशन कैसे होगा भाई, हाइड्रोजन में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सारे हाइड्रोजन्स कैसे हम इसमें ऐड करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म सब में यही फॉलो अप होगी, ठीक है, सिवाय फ्लोरीनेशन को छोड़ के, वो अलग रिएक्शन होती है, उसका वो नेम्ड रिएक्शन है बेल्स-स्कैमन रिएक्शन, वो एक्सक्लूसिवली फॉर फ्लोरीनेशन ही है, ठीक है, अराइल फ्लोराइड बनाने के लिए, तो वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अब देखो अभी हम लोगों ने क्लोरीनेशन देखा, अब देखो ब्रोमिनेशन अगर कराना हो। अच्छा एक चीज ये बताओ, एक क्वेश्चन देख लो, एक थोड़ा सा डाउट जो बच्चों को आता है वो भी क्लियर कर लेते हैं कि सर आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया, आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग ली और यहाँ पे Cl2 लिया, कैटलिस्ट आपने लगाया FeCl3, प्रोडक्ट बन गया क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, ठीक। क्या हो अगर यहाँ पे हम बेंजीन की रिंग तो लें और यहाँ पे Cl2 भी लें, लेकिन यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो FeBr3 ले लें, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब भी प्रोडक्ट यही बनेगा भाई, ध्यान रखना, तब भी प्रोडक्ट यही बनेगा। क्या, यहाँ पे Cl ही आएगा और फाइनल प्रोडक्ट पे HCl ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि FeCl3 FeBr3 ये कैटलिस्ट है, रिएक्शन में कहीं कोई पार्ट नहीं लेता। अगर यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देते तो इसका एक Br हटा के यहाँ Br जोड़ दिया तुमने, मतलब FeBr3 का एक ब्रोमीन तुमने बेंजीन के साथ यूज कर लिया, मतलब कैटलिस्ट को तुमने यूज किया। तो ये कैटलिस्ट है बेटा, रिएक्शन में यूज नहीं होता भाई, इसका काम क्या है, Cl माइनस को अपने पास खींचना और Cl प्लस को जनरेट करना, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बनाना, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक मारेगा। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस बनेगा तो माइनस को Cl प्लस अटैक मारेगा, यहां से जब H निकलेगा तो वो जो Cl माइनस यहाँ पे जुड़ा था उस Cl माइनस के साथ वो HCl बना देगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो यहीं पे ब्रोमिनेशन भी देख लेते हैं, ब्रोमिनेशन यहीं पे क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। अभी हम लोगों ने क्लोरीनेशन देखा, अब ब्रोमिनेशन देखते हैं। देखो ब्रोमिनेशन कब होगा, जब यहाँ पे बेंजीन रिंग है हमारे पास और यहाँ पे Br2 लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम चाहे FeCl3 लगाएं और चाहे FeBr3 लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे FeCl3 लगा है या FeBr3 लगा है, बस यहाँ पे एक लुईस एसिड होना चाहिए, ठीक है। AlCl3 भी लगा सकते थे, ठीक। तो यहाँ पे सिंपली एक लुईस एसिड ही होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी भाई, ये FeCl3 या FeBr3 इस Br2 में से Br माइनस को खींच लेगा अपने पास और एक इलेक्ट्रोफाइल बना देगा Br प्लस, ठीक। और ये वाला जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, इस माइनस चार्ज पे वो Br प्लस आके अटैक मारेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक मार दिया। अब एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक मारेगा तो एक H भी रहेगा, वो H प्लस की तरीके से निकलेगा और यहाँ पे जो Br माइनस इसने खींचा था उस Br माइनस के साथ मिलकर वो HBr बना देगा, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि कैटलिस्ट क्या है, इससे प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट सिर्फ ये देखता है, 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 ये देखता है। क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीनेशन होगा, ब्रोमीन है तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, यहाँ से ब्रोमोबेंजीन बनेगा, यहाँ से क्लोरोबेंजीन बनेगा। कैटलिस्ट क्या है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो कैटलिस्ट है वो लुईस एसिड होना चाहिए साहब। क्यों, क्योंकि लुईस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जब तक कि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटलिस्ट तुम यूज नहीं करोगे वो Br माइनस को अपनी तरफ खींचेगा ही क्यों, जब तक Br माइनस या Cl माइनस हटेगा नहीं तब तक Cl प्लस या Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा कैसे।
तो ये जो कैटलिस्ट यूज किया गया है लुईस एसिड, वो सिर्फ इसलिए यूज किया गया है सच दैट कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट हो सके। जब जनरेट होगा तभी तो अटैक मारेगा। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले बनाओ तो भाई, तब तो इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, तो क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। अब जरा आयोडीनेशन देख लेते हैं। आयोडीनेशन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं यहीं पे। देखो, देखो भाई, आयोडीनेशन के लिए क्या होगा, बेंजीन रिंग ली मैंने, और इस बेंजीन रिंग के साथ मैंने I2 ले लिया। ठीक, कैटलिस्ट यूज कर लिया मैंने FeCl3। बता चुका हूं मैं, FeCl3 हो FeBr3 हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसका काम सिर्फ I- और I+ बनाना है। ठीक, तो यहां से होगा क्या, यहां पे I लग जाएगा प्लस HI बन जाएगा, और ये आइडो बेंजीन बन जाएगा। ठीक, ये रिएक्शन हो गई। अब देखो, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो HI है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जैसे ही आइडोबेंजीन बना, इस HI ने इस आइडोबेंजीन को फिर से रिड्यूस करके वापस से आयोडीन और बेंजीन में तोड़ दिया। तो एक्चुअली ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर सर हमको आइडोबेंजीन बनाना है या अराइल आयोडाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके एक्शन को, इसका जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड HNO3 या कंसंट्रेटेड HiO4। ठीक, तो ये करता क्या है, ये बेटा ये प्रोवाइड करता है निसेंट ऑक्सीजन। ये निसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कंसंट्रेटेड HNO3 या कंसंट्रेटेड HiO4 निसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। तो होता क्या है कि ये जो HI बना ना, ये जो HI बना, इस HI में जब निसेंट ऑक्सीजन मिलता है तो ये H2O प्लस I2 के फॉर्म में निकल जाता है। तो जो HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, उसको इसने खुद से ही ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना दिया, I2 बना दिया। ठीक, तो जब ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया तो ये इसको रिड्यूस कहां से करेगा? ये बैलेंस कर लो इसको, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 कर लो, आयोडीन 2 है, यहाँ 2 हो गया, निसेंट ऑक्सीजन। ठीक, बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये कंसंट्रेटेड HNO3 या कंसंट्रेटेड HiO4 जो है वो यूज इसीलिए किया जाता है सच दैट कि जो HI बन रहा है खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक, तो जब वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसको रिड्यूस कहां से करेगा? आइडोबेंजीन को। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लोरीनेशन देख लिया, ब्रोमिनेशन देख लिया और आयोडीनेशन देख लिया। फ्लोरीनेशन हम लोग अभी आगे देखेंगे, वो थोड़ा स्पेशल केस है। ठीक है, चलो अब एक चीज और जानो इसमें। देखो, एक चीज और जानना है इसमें, क्या कि देखो, कुछ ग्रुप्स जो होते हैं, मान लो जैसे हमने फिनॉल ले लिया, जरूरी है कि सिंपली खाली बेंजीन रिंग ही लें? अगर हमने फिनॉल ले लिया और यहां पे हमने Cl2 ले लिया, रिएक्ट करा दिया FeCl3 के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा तुम्हारा ठीक है प्लस HCl। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि जो एल्कोहलिक ग्रुप है ना बेटा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। देखो, कुछ ग्रुप्स होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक, और कुछ ग्रुप्स होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट पोजीशन पे डायरेक्ट कर देंगे, और अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको ये मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देगा। तो देखो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे तुम्हारा CH3 C2H5 OH, ठीक है, और तुम्हारा OH हो गया, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है, अमीन्स हो गए तुम्हारे NH2,
ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये सारे ग्रुप्स क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे तुम्हारा C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, CHO हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप हो गया, NO2 हो गया, और तुम्हारा साइनाइड ग्रुप हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सब के सब क्या हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट कर देंगे। अब देखो, ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये करते क्या है? देखो, ये जो है ना, ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं। तो एक्चुअली इनको इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटिंग ग्रुप भी कहते हैं, डिपॉजिटिंग ग्रुप भी कहते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटिंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब देखो, अगर लोन पेयर है, देखो CH3 जितनी भी अल्काइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट से वो भरेंगे इलेक्ट्रॉन अंदर, और ये देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर को नीचे शिफ्ट कर देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भर देगा बेंजीन रिंग के अंदर। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब ये इलेक्ट्रॉन भर देगा तो निगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? जहां निगेटिव चार्ज होगा। जहां निगेटिव चार्ज होगा तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे जब निगेटिव चार्ज होगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो ऑर्थो पे जाएगा, या पैरा पे जाएगा, या ऑर्थो पे जाएगा। तो इसीलिए इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। भाई ये क्या है? अगर यहाँ पे OH लगा हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, ये क्या है? ये मेटा है, ये और ये मेटा पोजीशन। ठीक है, तो अगर OH लगा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे जाएगा, और अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इनमें से कोई लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से निकाल लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से निकाल लेगा तो इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बहुत 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 ज्यादा हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएंगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना भाई। तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मेटा पोजीशन पे ही होगा। मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको क्या दिखेगा कि यार मेटा पोजीशन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहीं पे अटैक मार देगा। इसीलिए इसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं है कि सिंपल बेंजीन रिंग ही मिल जाए, बेंजीन रिंग के ऊपर भी कोई कंपाउंड लगा हो सकता है। ठीक है, और उससे आपको अराइल हैलाइड बनाने को दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोगों ने फ्लोरिनेशन पढ़ लिया, सॉरी क्लोरिनेशन पढ़ लिया, ब्रोमिनेशन पढ़ लिया, आयोडीनेशन पढ़ लिया। फ्लोरिनेशन जो है वो नेम्ड रिएक्शन है, बेल्स-स्कैमिन रिएक्शन, और वो हम लोग करेंगे तब जब हम लोग डाइअजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना डाइअजोनियम सॉल्ट के फ्लोरिनेशन नहीं कराया जा सकता, वो एक स्पेशल रिएक्शन है। देखो हेलो एल्केन में भी जब हम लोगों ने फ्लोरिनेशन कराया था तो स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ी थी, याद है? फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरिनेशन जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें भी हम लोगों ने सिर्फ एक ही एक्सक्लूसिव मेथड पढ़ा था, स्वार्ट्ज मेथड फ्लोरिनेशन का, हेलो एल्केन्स में। उसी तरीके से हेलो अरीन्स में भी एक ही फ्लोरिनेशन की एक्सक्लूसिव मेथड है, दैट इज कॉल्ड बेल्स-स्कैमिन रिएक्शन। वो हम लोग तब पढ़ेंगे जब एजोटाइजेशन पढ़ लेंगे, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोगों का बाई हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स बाई एनिलीन। ठीक है, और उसी में हम लोग डाइअजोनियम सॉल्ट बनाएंगे और वहां से हम लोग सारी नेम्ड रिएक्शन करेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन करेंगे, गैटरमैन रिएक्शन करेंगे और बेल्स-स्कैमिन रिएक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों की प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स। तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।